नमस्ते विद्यार्थियों। द मैथ्स प्लस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह चैनल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान तथा वे बोर्ड जहां एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू है के कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इस चैनल पर गणित विषय के हल हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनसे संबंधित वीडियो आप इस चैनल पर देख सकेंगे। यदि कोई वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। यदि कोई वीडियो आपको पसंद न आए तो आप उसे डिसलाइक ज़रूर करें और डिसलाइक करने का कारण कमेंट कर दें, ताकि इस वीडियो में जो कमी रह गई है वो अगली बार न रहे। यदि आपके विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप किसी भी वीडियो पर कमेंट कर दें, यथासंभव हम उनके हल देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या पढ़ा था? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब ये क्या होते हैं? वैसे तो आप जानते होंगे, फिर भी हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। अब जैसे मान लिया दो संख्याएं हैं 13 और 4। जैसे ये दो संख्याएं हैं, अब हम मान लिया 13 में 4 का भाग दे रहे हैं। 13 में 4 का भाग दे रहे हैं तो 3 बार गया, कितना शेषफल बच गया? 1। ठीक है, तो ये भाज्य हो गया, मतलब जिस संख्या में आप हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य हो गया, जिसका दे रहे हैं वो भाजक हो गया। भाग देने पर जो आंसर आया है ये भागफल हो गया, और जो नीचे जो बच रहा है एक, वो हो गया शेषफल। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 13 बराबर 4 इंटू 3 प्लस 1। 13 बराबर 4 इंटू 3 प्लस 1। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बिल्कुल इसी तरह से है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो पूर्णांक लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी मान लिया दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पर ए बी से बड़ा है, यहाँ पर ए बी से बड़ा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्यू भागफल है और आर क्या है? शेषफल है। शेषफल हमेशा जो होगा वो कम से कम 0 हो सकता है, या जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे एक छोटा हो सकता है। जैसे मान लिया किसी संख्या में 4 का भाग दिया तो शेषफल क्या संभव है? 0, 1, 2 और 3 संभव है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बिल्कुल यही है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसे हम किस तरह से लिखेंगे? ये दो धनात्मक पूर्णांक दिए थे ए और बी, तो दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर, जहां ए बी से बड़ा है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q व R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ R ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, लेस देन बी है। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होता है। ठीक है, वापस सुन लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होता है। अब इसका क्या प्रयोग होता है? तो यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF, मतलब क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने में होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है बिल्कुल यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित होता है और इसका प्रयोग क्या करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें तीन पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 135 और 225, 196 और 38 220, 867 और 255, इनका HCF निकालना है। ठीक है, मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें किसका HCF निकालना है, 135 और 225। तो यहाँ पर 225 135 से क्या है, बड़ा है। 225 इज ग्रेटर देन 135, मतलब 225 135 से बड़ा है। तो इसे हम A ले लेंगे और इसे क्या ले लेंगे, B। ठीक है, इसे हम क्या ले लेंगे, A, और इसे क्या ले लेंगे, B। अब हम क्या करेंगे, 225 में 135 का भाग लगा देंगे। एक बार भाग गया, घटा लिया, कितना शेषफल आ गया, 90। ये हमारा भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, A इक्वल्स टू BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो उसी का प्रयोग करके हम HCF निकालेंगे। ठीक है, इससे हम लिख लेते हैं 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90, मतलब A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये प्रक्रिया हमें तब तक करते जानी है जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए। तो अब अगली स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर शेषफल है वो अगले के लिए क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो पिछले में भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लेंगे। अब 135 में 90 का भाग लगा, एक बार गया, कितना शेषफल बच गया, 5 और 4। तब ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। तब इसे लिख लेंगे 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, तो अभी भी शेषफल कितना है, 45 है, जो कि 0 नहीं है। तो अब ये B बन जाएगा और जो पिछली बार B था अब वो क्या बन जाएगा, A। तो 90 में 45 का भाग दे दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया, 90, कितना बच गया शेषफल, 0। तो ये A, B, Q और R। तो 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ शेषफल कितना है, 0 आया। तो शेषफल 0 आया, तो आखिरी बार जिस संख्या से भाग दिया था वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो आखिरी बार किससे भाग दिया था हमने, 45 से। तो 45 क्या हो गया, 135 और 225 का HCF हो गया। तो हम लिख लेंगे HCF 225 और 135, ये कितना हो गया, 45। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इस तरह से हम दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें 196 और 38 220 का HCF निकालना है। तो 38 220 196 से बड़ा है, तो 38 220 को A ले लेंगे और इसको B ले लेंगे। अब इसमें इसका भाग दे देते हैं।
तो एक बार भाग जा रहा है 196। अब घटा लेते हैं 6, 8 और 1, और ये अगली संख्या उतार ली 2। अब 196 का भाग इसमें 9 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 1764। अब घटा लेते हैं, कितना आ गया 8, कितना आ गया 9, और 1 0 यहाँ से उतार लिया। अब अगली बार कितनी बार भाग जा रहा है 5 बार, तो ये आ गया 980। क्या शेषफल बच गया 0। तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। यहाँ पहले स्टेप में ही 0 बच गया शेषफल। तो जिससे भाग दिया है, मतलब जिससे भाग देने पर शेषफल 0 बच जाता है, वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 38,220 और 196 का 195, ठीक है 196, ठीक है। किससे भाग दिया था आखिरी बार हमने 196 से भाग दिया था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए आप, 867 और 255 इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो 867 जो है 255 से बड़ा है, ये ए ले लेंगे और ये बी ले लेंगे, मतलब 867 में 255 का भाग दे देंगे। तो ये भाग जा रहा है 3 बार, ये हो जाएगा 765। अब घटा लिया, कितना आ गया 2 0 और 1। तो ये ए बी क्यू और आर, इसको क्या लिख लेंगे 867 बराबर 255, क्यू कितना है 3, और शेषफल कितना है यहाँ पर 102। तो अभी शेषफल 0 नहीं आया है, तो मतलब आगे और प्रक्रिया यही करनी पड़ेगी। तो पिछले स्टेप में जो बी था, अब वो ए बन जाएगा, और जो शेषफल आया है वो बी बन जाएगा। मतलब इसको यहाँ लिख देना है, ठीक है, सिंपल वे में, मतलब इसमें इसका भाग दे देना है। 255 में 102 का भाग 2 बार जा रहा है, ये आ गया 204। कितना शेषफल बच गया 1 और 5। इस बार ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है, तो इसको हम लिख लेंगे 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। अब यहाँ भी शेषफल क्या आया 51 आया, अभी तक 0 नहीं आया है। तो अगली स्टेप के लिए ये बी बन गया और ये क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। तो 102 में 51 का भाग 2 बार जाएगा, शेषफल कितना है 0, तो ये लिख लिया। इसे हम लिख लेंगे 102 बराबर, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 51 इंटू 2 प्लस 0। तो अब यहाँ पर शेषफल क्या आया 0 आया। तो जिस संख्या से आखिरी बार भाग दिया था वही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो आखिरी बार किससे भाग दिया था 51 से, 51 से, तो 51 क्या हो गया इन दोनों का एचसीएफ हो गया। तो 867 और 255 ये एचसीएफ हो गया 51, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6 लेकर, b = 6 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। अब b क्यों 6 लिया है, क्योंकि हमें 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप की संख्याएं चाहिए, तो इसलिए हमने b बराबर क्या ले लिया 6 ले लिया, यानी कि भाजक हमने क्या ले लिया 6 ले लिया, ठीक है। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q + r हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 6q + r।
तो शेषफल कितना संभव होगा, क्योंकि 6 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल मतलब किसी भी संख्या से भाग लगाता है तो शेषफल क्या हो जाता है, कम से कम 0 हो सकता है। ठीक है, और 6 से भाग लगा रहे हैं तो 6 से छोटा शेषफल संभव है। यानी कि सरल भाषा में बात करें तो शेषफल क्या संभव है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो शेषफल कितना संभव है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तब एक एक करके हम लेते हैं शेषफल और फिर चेक करते हैं। सबसे पहले ले लिया r बराबर 0, फिर r बराबर 1, फिर r बराबर 2, 3, 4 और r बराबर 5 ले लिया। तो a क्या हो जाएगा, 6q, और r की जगह 0 रख लिया तो 6q प्लस 0 कितना हो गया, 6q। अब r बराबर 1 लिखा तो a कितना हो गया, 6q प्लस 1। r बराबर 2 रखा तो a कितना हो गया, 6q प्लस 2। 3 रखा तो a बराबर क्या हो गया, 6q प्लस 3। 4 रखा तो a कितना हो गया, 6q प्लस 4। और 5 रखा तो a क्या हो गया, 6q प्लस 5। ठीक है, तो ये संभावित संख्याएं हो गई। और हमें क्या चाहिए, विषम संख्याएं चाहिए। वो कैसे छांटेंगे, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा है वो सम है, बाकी विषम है। तो अब 6q है तो 6q में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 3q बार, तो इसलिए ये 2 से भाज्य हो गई। तो 2 से भाज्य है अर्थात सम है। ये संख्या क्या है, सम। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, कैसे पता लगेगा 2 का भाग नहीं जा रहा, तो इस पूरे में से आप 2 कॉमन लेकर के देख लो, तो 2 कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, 2 से भाज्य नहीं है। तो 2 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, विषम है। इसी तरह से यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब 2 से ये भाज्य है, 2 से भाज्य है, तो ये संख्या क्या हो गई, सम संख्या हो गई। यहां से 2 कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये 2 से भाज्य नहीं है। तो 2 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये विषम हो गई। यहां से 2 कॉमन है, इसलिए ये 2 से भाज्य है, अर्थात ये एक सम संख्या है। यहां से 2 कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये 2 से भाज्य नहीं है, मतलब ये विषम है। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये तीनों ही क्या है, विषम है। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, विषम है। हमें यही चीज समझानी थी कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये तीनों ही क्या हो गए, विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब भी कभी हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है तो ऐसे में क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, 616 और 32, इन दोनों का क्या करना है, HCF ज्ञात करना। तो यहाँ पर 616 32 से बड़ा है, तो ये A हो गया और ये B हो गया। अब हम क्या करेंगे, 616 में
32 का भाग लगा देते हैं। तो एक बार गया 32, घटाया कितना आ गया 9, 2 और 6। अब 296 में 32 का भाग 9 बार जाएगा, 9 बार गया, ये आ गया 288। कितना शेषफल बच गया 8। तो ए क्या है हमारे पास 616, बी कितना है 32, क्यू कितना है 19 और आर कितना है 8। तो अब इसके हम लिख लेंगे 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8। अब यहाँ पर आर जो है वो क्या है 8 है, मतलब शून्य नहीं है, मतलब शेषफल अभी तक शून्य नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ जो शेषफल बचा है इसको हम अगली स्टेप के लिए बी ले लेते हैं, और जो पिछली स्टेप में बी था उसको हम ए ले लेते हैं। मतलब 32 को यहाँ लिख देंगे, मतलब 32 में 8 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाता है 4 बार। कितना शेषफल आ गया 0। तो अब हम इसे लिख लेंगे 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0। तो आखिरी बार किस संख्या से भाग दिया, 8 से भाग दिया, तो ये क्या हो गया HCF हो गया। ठीक है, तो HCF 616 और 32, इनका HCF क्या आ गया 8। तो 8 क्या है, वो अधिकतम संख्या है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। b 3 ही क्यों लेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 3 से विभाज्य होता है, तो इस वजह से b बराबर क्या ले लिया 3 ले लिया। तो b बराबर 3 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू, बी कितना है यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा 3q और प्लस r। अब यहाँ पर 3 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या संभव है, न्यूनतम 0 या 3 से कम, यानी कि सरल भाषा में बात करें तो r बराबर क्या संभव है 0, 1 और 2। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहली स्थिति में देख लेते हैं, यदि r बराबर 0। फिर दूसरी स्थिति में देख लेते हैं, यदि r बराबर 1। और तीसरी स्थिति में देख लेते हैं, यदि r बराबर 2। ठीक है, 3 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या संभव है 0, 1 या 2। एक एक करके देख लेते हैं। तो a कितना आ जाएगा 3q प्लस 0 मीन्स 3q हो गया। यहाँ पर a आ जाएगा बेटा a आ जाएगा 3q प्लस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a 3q प्लस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब इनका वर्ग करके देखना है। तो वर्ग जो होगा वो इस रूप का होना चाहिए। तो अब हम करके देखते हैं, 3q का वर्ग तो हो जाएगा 3q होल स्क्वायर। तब देखिए आप 3 का स्क्वायर हो गया 9 और q का q स्क्वायर। अब हम क्या इसे इस रूप में या इस रूप में लिख सकते हैं, तो इस रूप में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, तो अब हम इसी रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, 3 अलग कर दिया और 3q स्क्वायर अलग कर दिया। अब q क्या है पूर्णांक है, तो पूर्णांक का वर्ग भी क्या होता है पूर्णांक, पूर्णांक का 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 भी एक पूर्णांक है, तो ये भी क्या आ जाएगा पूर्णांक। तो इसको हम क्या लेते हैं m, इसको क्या लिख दिया 3m, यहाँ लिख देंगे हम, जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर, क्योंकि m हमें यहाँ क्या कहा है किसी पूर्णांक के लिए, तो m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए आप, q पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी क्या होगा पूर्णांक, पूर्णांक का किसी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो क्या आता है पूर्णांक, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख लिया 3m लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देखिए आप,
ए बराबर क्या है 3q प्लस 1, ए बराबर क्या है 3q प्लस 1। अब हम यहाँ क्या कर देते, 3q प्लस 1 का वर्ग कर देते, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर 2 a b और b स्क्वायर। अब देखिए 3q स्क्वायर, तो ये 9q स्क्वायर, 2 इंटू 3 6q प्लस 1। अब हमें प्लस 1 चाहिए, तो ये तो अलग रख लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 3q दिख रहा है, पर मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि हमें इस रूप में ही लिखना है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। तो अब q पूर्णांक है, तो ये भी एक पूर्णांक हो गया, ये भी एक पूर्णांक है। क्या दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा, पूर्णांक। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब तीसरी स्थिति देखिए, अब यदि r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, 3q प्लस 2 का वर्ग कर लेते हैं, तो 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। तब देखिए आप a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये होगा a स्क्वायर 2 a b b स्क्वायर। अब देखिए अब ये हो गया 9q स्क्वायर, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12q, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4। अब यहाँ देखिए आप, अभी की स्थिति में न तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, न इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस 4 को दो ऐसे भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक तो 3 रख लेते हैं और दूसरा 1 कर लेते हैं, ठीक है। 3 क्यों किया, क्योंकि इसमें से पूरे में से 3 हमारे कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो क्या हो गया 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 प्लस 1। इस पूरे में से 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 3q स्क्वायर रह जाएगा अंदर, 4 को यहाँ 4q आ जाएगा, 12 को 3 से भाग लगाया तो क्या आ गया 4q, और 3 को 3 से भाग लगाया तो 1, ठीक है। तो अब ये देखिए q पूर्णांक है, तो q स्क्वायर भी पूर्णांक हुआ, यानी कि ये भी पूरा पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का योगफल भी क्या हुआ, पूर्णांक। तो इसको इसलिए हम यहाँ पर 3m लिख सकते हैं प्लस 1, मतलब इस पूरे की जगह हमने m लिख दिया। तो जहाँ m बराबर क्या है इस बार 3q स्क्वायर 4q प्लस 1, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यूब 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तब यहाँ भी मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3, यहाँ भी b 3 ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 9 से विभाजित होता है, तो इस वजह से हम क्या कर लेंगे, b बराबर 3 ले लेंगे। b बराबर 3 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r, ठीक है। 3 से भाग दे रहे हैं तो r क्या संभव होगा 0 1 2, यानी कि r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 3।
ठीक है, या सरल भाषा में समझे तो r क्या संभव है, 0, 1 और 2। तीनों स्थिति देख लेते हैं। यदि r बराबर 0 तो a कितना आ जाएगा, 3q प्लस 0 मतलब 3q। फिर दूसरी स्थिति में देख लेंगे, यदि r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। तीसरी स्थिति देख लेंगे, यदि r बराबर 2 तो a आ जाएगा 3q प्लस 2। तो ये तीनों ही स्थितियों में हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 3q है उसका घन कर लेते हैं। 3q का घन मतलब 3q होल क्यूब। अब आप देखिए 3 का क्यूब हो गया 27, q का क्यूब। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं 27 के, क्योंकि हमें किस रूप में चाहिए, नो एम या नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8। तो इसी रूप में ये आ सकता है, तो इसलिए मैंने नो कर लिया। तो 9 इंटू 3 कितना होता है, 27। तो 3 अलग लिख लिया। 27 चाहिए तो 9 मैंने बाहर लिख दिया। 9 इंटू 3 27 होता है, इसलिए 3 अंदर लिख लिया। अब क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो किसी भी पूर्णांक का क्यूब क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक का किसी भी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आ जाता है। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 9m, जहां m क्या है, 3q क्यूब। तो ये पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति में क्या है, 3q प्लस 1 है, इसका घन कर लेते हैं। 3q प्लस 1 का घन, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब इसका हम प्रसार करेंगे a प्लस बी होल क्यूब के सूत्र से। यहाँ मैं लिख देता हूँ a प्लस बी होल क्यूब। ये होता है आपके a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और b क्यूब। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पर a के जगह हमारे पास है 3q और b की जगह क्या है, 1। तो a क्यूब फिर 3a स्क्वायर बी फिर 3a बी स्क्वायर और b क्यूब। अब देखिए आप 3 का क्यूब होता है 27 और क्यूब का क्यूब। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27। 27 का 1 से गुणा करूंगा तो 27 ही आएगा, और क्यू का वर्ग हो गया क्यू स्क्वायर। इसी तरह से इसे हल कर लिया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 क्यू हुआ, 9 क्यू का 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 हो गया, तो 9 क्यू का 1 से गुणा करा तो ये आ गया 9 क्यू, और 1 क्यूब 1 आ गया। अब देखिए आप इस पूरे में से 9 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 9 कॉमन, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बचा, 3q क्यूब 3q स्क्वायर q प्लस 1। अब यहाँ समझिए आप, q क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक का घन भी क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक का किसी भी सब संख्या से गुणा करें तो भी पूर्णांक, तो इसलिए ये पूर्णांक हो गया, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। तो तीन पूर्णांकों का या कितने भी पूर्णांक हो सबका जोड़ क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। तो इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1। 9 तो ये है और इसको क्या लिख दिया हमने, m। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, जहाँ m बराबर 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति में क्या है, a बराबर 3q प्लस 2 है, तो अब इसका घन कर लेते हैं। 3q प्लस 2 का घन, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 होल क्यूब। तो अब यहाँ देखिए a प्लस बी होल क्यूब है, तो इसी सूत्र से प्रसार कर लेंगे। a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर और बी क्यूब। अब देखिए इसका सॉल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब हो गया 27 और क्यूब का क्यूब। अब यहाँ देखिए आप, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 का 2 से गुणा किया तो 54 आ गया, और क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 से किया 12, 12 का 3 से किया तो 36 क्यू, और 2 क्यूब कितना हो गया 8। अब इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने 9 कॉमन लिख दिया, तो यहाँ रह गया 3
क्यू क्यूब, 54 में से 9 कॉमन लिया तो डिवाइड कर लो 54 को 9 से 6। इसी तरह से ये आ जाएगा 4 क्यूब प्लस 8। अब ये भी एक पूर्णांक है आपके पास, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो इसलिए पूर्णांकों का जोड़ क्या हो जाएगा? पूर्णांक। इसलिए इसको हम लिख लेंगे 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर क्या हो गया? 3q क्यूब, 6q स्क्वायर, 4q। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है।